जैसे सर ने कल गाइड किया था हम लोग को डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग पे हम लोग बात करेंगे। दिस वाज 7 days ऑफ ट्रेनिंग थी। मैनेजमेंट एक्ट वो 2005 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये सबको पता होना चाहिए कि इसमें कब से हुई है मैनेजमेंट पे इस पे। एंड डेफिनेशन पे आते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स अ कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स which are necessary or expected for the prevention of danger। किसी भी तरह का कोई भी थ्रेट डिजास्टर रिलेटेड हो या लगे कि हमें हमारे अब जितना हमारा नॉर्मल रूटीन से हमें ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत हो, या हमें जो नॉर्मल रूटीन में जैसे हम अगर ओपीडी मैनेजमेंट है, तुरंत हमें रिलीफ स्कीम की वजह तो डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में रोल सबके डिफाइन होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे हमारे पास एनडीएमए, एसडीएमए, आप हम यहाँ पे वर्ड्स देख भी रहे हैं। ये चीज है उसके। एसडीएमए इज स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर हमारे डीएम सर या कमिश्नर सर रहते हैं। सबसे पहले वही इंफॉर्मेशन पास करते हैं और वही उसको श्योर करते हैं कि अब हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर हमारी जितनी भी एनडीआरएफ हो गई या हॉस्पिटल बेस्ड जितनी भी टीम है उसको एक्टिवेट करना है। पहला हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू एंड द प्रिंसिपल्स फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। उसमें कुछ टर्म्स हैं जिस लाइक डिजास्टर, hazard and risk। So first thing is disaster. It is a catastrophe, mishap, calamity, grave occurrence in area arising from natural or any man-made causes या accidental cases, जैसे कि अभी पता चला से चोलापुर, तो that is disaster, which result in substantial loss of life of human suffering, damage to destruction of property, damage, degradation environment of such nature of magnitude to beyond coping capacity। जो हमारे नॉर्मल लाइफ बीइंग रूटीन के अलावा अगर कोई ऐसी कैलेमिटी होती है जो हमारी नॉर्मल रूटीन को डिस्टर्ब करती है, दैट इज अंडर डिजास्टर। सेकेंड टर्म इज वल्नरेबिलिटी, कि उसमें हमें वल्नरेबिलिटी, अब हमें नॉर्मल हमारे पास पेशेंट आते हैं, दैट इज नॉट डिजास्टर। अगर हमारे पास बल्क में आ रहे हैं जिनकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है ड्यू टू फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू, तो the another word term is hazard, that is dangerous phenomena. Simply it affects on health impacts, property damage, loss of livelihood and services, social and economic disruption और environmental damage जहाँ करे, that is under hazard। Such as सबको पता है आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी, that was under hazard condition, कि आपकी उसमें ह्यूमन एक्टिविटी, आपकी पूरी लाइवलीहुड डैमेज हो गई थी। The another is risk, measure of expected loss due to hazard of particular magnitude, कि हमें अभी यही नहीं पता है कि कितनी डेथ्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कुंभ में स्टैम्पीड हुआ था, तो रिस्क कितना बड़ा है उसका हमें नहीं असेसमेंट होता, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिजास्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्ड होते हैं, ये नेचुरल होते हैं, कुछ ह्यूमन बेस्ड होते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे जोन में या हमारे ब्लॉक में या हमारे एरिया में किस तरह के डिजास्टर हम फेस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा बनारस इज वेरी कंजेस्टेड, तो यहाँ पे अभी भी देखा था जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल इंजरीज वेरी कॉमन, बर्न केसेस हो सकते हैं। फ्लड सिचुएशन हम बनारस में हम देखते हैं, तो फ्लड भी हमारी एक कैलेमिटी है, तो वो भी हमारे साइड में इट इज वेरी कॉमन इन वाराणसी। इंडस्ट्रीज हैं तो इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज के भी उसमें हो सकते हैं। बाकी हीट स्ट्रोक हम लोग करते ही हैं। अर्थक्वेक इज कॉमन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, दैट इज कॉमन। तो ये सारे कॉजेज हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में कौन सी हजार्डिस सिचुएशन, कौन सी कैलेमिटी सिचुएशन आ सकती है, तो ये सबको पता होना चाहिए। फिर डिजास्टर की ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये रहते हैं। डिजास्टर के ऑब्जेक्टिव ये नहीं होती कि हम डिजास्टर कैसे कंट्रोल करें, बिकॉज वो हमारे उसमें नहीं बस में है कि हम उसको कंट्रोल कर पाए। तो डिजास्टर हो गया तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है कि हमें किस तरह से तैयारी होनी चाहिए, कैसे उसको रिस्पॉन्स टीम को वर्क करना चाहिए, उस वही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट।
Main objectives are to prevent or reduce the number of deaths, illness, injuries caused by disasters. Provide timely and accurate health information for decision makers. हमें इंफॉर्मेशन जो मिले आइदर बाय द कमिश्नर सर और डीएम सर और जैसे सीएमओ सर या किसी के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है तो हम ये अश्योर करें कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले जिसपे हम इजिली वर्कअप कर पाए। अगर हमें सिर्फ फॉर एग्जांपल हमें पता चलेगा कि फ्लड आ गया, तो फ्लड आ गया इज नॉट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। फ्लड कहाँ आया है, कितने एरिया में है, वहाँ कौन सी टीम है, हमें किससे कांटेक्ट करना है, हमें सब इंफॉर्मेशन प्रायरली हमें मिलनी चाहिए फ्रॉम द either district authority or from the departmental authority. फिर improve prevention and mitigation strategies for future disaster by collecting information for the future response preparation, जैसे कि मैंने अभी आपको explain किया उसमें। The next slide will be the hospital disaster. This is very important. आपको पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल के बाहर ही डिजास्टर होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर भी कुछ सिचुएशन होती है जिसमें डिजास्टर हो सकते हैं। Hospital disaster is that exists when the patient load far exceeds capabilities of a hospital to provide care and hospital forced to apply additional resources for providing care to the large number of victims. इसीलिए जैसे डॉक्टर तनवीर शुरू से हम लोग को कह रहे हैं आपके डिजास्टर स्टॉक, डिजास्टर एंड मेरा पे फोकस करिए। आपका वो डिजास्टर स्टॉक सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए होगा, आप उसको डेली आपके डेली ओपीडी सर्विसेज, डेली आईपीडी सर्विसेज में उस स्टॉक को आप यूज नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारा डिजास्टर का जो भी प्लान होगा, डिजास्टर का जो भी स्टॉक होंगे वो सेपरेट होता है फॉर सच सिचुएशंस। एक्सटर्नल हमारे क्या हॉस्पिटल डिजास्टर हो सकते हैं, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में हमारा हॉस्पिटल भी सफर कर सकता है, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना होगा। बॉम्ब ब्लास्ट, डेट इज कोड वायलेट और कोड ब्लैक सिचुएशन होती है, वो सबको पता है कोडिंग का। उस सिचुएशन में भी एक्सटर्नल हॉस्पिटल डिजास्टर कंडीशन हो सकती है। इंटरनल हॉस्पिटल फायर, ये भी सबको पता है कि फायर सिचुएशन हॉस्पिटल डिजास्टर का पार्ट है। उसके लिए भी क्या प्लानिंग है, कैसे क्या क्या मॉक ड्रिल्स, क्या क्या सिचुएशन होती है, उसकी भी आपको बराबर ट्रेनिंग दी जा रही है। नेक्स्ट इज डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के 4 स्टेप्स होते हैं। दैट इज आपका मिटिगेशन, प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके 4 स्टेप में वर्क कर पाएंगे, तभी आपका प्लान प्रॉपरली डिजास्टर के लिए तैयार रहेगा। द फर्स्ट इज मिटिगेशन। मिटिगेशन में बेसिकली ये रहता है कि आपको हमने पहले से क्या तैयारी करी है, डिजास्टर आने पे तैयारी नहीं, डिजास्टर होने से पहले हमने क्या क्या तैयारी कर ली है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बिल्डिंग तैयार है कि नहीं है अर्थक्वेक सिचुएशन के लिए या फायर सिचुएशन के लिए तैयार है कि नहीं, डेट इज मिटिगेशन। द सेकंड इज प्रिपेयर्डनेस। आपने कैसे प्रिपेयर किया है, आपने देख लिया आपकी बिल्डिंग इज ओके, फायर इज ओके, इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट सब चीज करा लिया, फिर आपने आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है, आपके पास सामान है कि नहीं सारे, आपने फाइनेंस टीम के थ्रू आपने अपने सारे लॉजिस्टिक्स रेडी किए हैं कि नहीं किए हैं। आपका सप्लाई मैनेजमेंट, डेट इज फार्मेसी के थ्रू, फार्मेसी के पास स्टोर के पास इतना बैकअप स्टॉक है कि नहीं, डेट इज प्रिपेयर्डनेस। फिर ड्यूरिंग डिजास्टर के अंदर 2 फैक्टर्स होते हैं, डेट इज रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। रिस्पॉन्स तुरंत हमको, जैसे ट्राइजिंग के अंदर डॉक्टर तनवीर जैसे बता रहे हैं कि हमें ब्लू जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी, वो रिस्पॉन्स टीम वर्क करती है। और रिकवरी, डिजास्टर आपने पूरा मैनेजमेंट कर लिया, उसके बाद आपने डीप ब्रीफिंग करी कि अच्छा हमने इतने केसेस मैनेज किए, इतनों को हमने रेफर किया है और ये हमारा लॉजिस्टिक्स यूज हो गया है, अब हमें इतना बफर स्टॉक रखना है, अब फिर से हमें अपने डिजास्टर प्लान पे वर्क करके हमें बैकअप अपना फिर से सारा स्टॉक रेडी करना है, वो रिकवरी फेज में आता है। हाँ, ये भी सबको पता होना चाहिए, दिस इज बेसिक फॉर द जनरल नॉलेज थिंग, कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड डिजास्टर एजेंडा हैज बिन इम्प्लीमेंटेड बाय ऑनरेबल पीएम सर। तो ये हमारी एक्चुअली पीएमओ ऑफिस इसको रेगुलरली मॉनिटरिंग करता है और रेगुलरली इस पे वर्कअप करता है और रेगुलरली इसीलिए ट्रेनिंग सब प्रोवाइड करी जा रही है फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट। और इसको पीएम सर खुद मुझको मॉनिटर करते हैं और इसका जितना भी रहता है डेटा वो खुद इवेलुएशन करते हैं। ये एक्टिविटी आप अपने अपने सीएचसी पे, अपने ब्लॉक पे, अपने पीएचसी पे इस पे वर्कअप कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जैसे पहले बताया कि आपके एरिया में कौन कौन सी हजार्ड एक्टिविटीज होती हैं, फिर आपके हॉस्पिटल ने पिछले 10 साल में क्या क्या एक्टिविटी, ऐसे क्या क्या डिजास्टर सिचुएशंस आपने टैकल करी हैं, कैसे मैनेज करी हैं,
और उससे आपको क्या क्या फुटफॉल मिले हैं और क्या पॉजिटिव चीज रही है, हर चीज आपकी नोट डाउन हो और उस पर वर्कअप हो, जस्ट लाइक गैप एंड एक्शन प्लान उस पर बने। और हॉस्पिटल आपके क्या क्या डिजास्टर से अफेक्ट कर सकता है आगे, हो सकता है कुछ हॉस्पिटल फ्लड प्रोन एरिया में हो, कुछ हॉस्पिटल आपके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नियर बाय, जैसे जितने ब्लॉक्स हमारे हैं रूरल ब्लॉक्स उनमें ज्यादा केसेस आते हैं आरटीए के, तो उनकी आरटीए की टीम तैयार है कि नहीं मैनेज करने के लिए, फ्लड वाली टीम तैयार है कि नहीं है, इन इंजरीज इन योर हॉस्पिटल एबल टू ट्रीट, वो आपकी वही पूरी टीम रिस्पॉन्स टीम आपकी मॉक ड्रिल हुई है कि नहीं, ट्रेनिंग हुई है कि नहीं, एम्प्लॉयज आपके इसमें सब इन्वॉल्व होंगे। इस डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के लिए कोई स्टाफ कोई एम्प्लॉय, चाहे वो आपके सुपरिटेंडेंट से लेके सुपरवाइजर तक नीचे फोर्थ क्लास तक, हर कोई डिजास्टर टीम में इन्वॉल्व होता है, सबके रोल्स होते हैं, सबके जॉब कार्ड्स होते हैं, उन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर 4 चीजों पे आपके डिजास्टर प्लान तैयार होंगे, दैट इज मिटिगेशन, पहले की तैयारी, प्रिपेयर्डनेस, आपने उस पर गैप और एक्शन प्लान किया, रिस्पॉन्स टीम का क्या रोल रहेगा, सबके उसके कार के दायित्व उनको पता होने चाहिए, और रिकवरी फेज कि डिजास्टर हो जाएगा तो उसके बाद बैकअप हमें कैसे फिर से तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ हॉस्पिटल। Safe hospital is particularly defined as a hospital that is not collapsed under disaster or killing patient and staff, can continue to function and provide its service as critical community facility when it is most needed, and it is organized with contingency plans in place and health workforce trained to keep the network operational. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द नेटवर्क ऑपरेशनल, हमेशा मतलब एक्टिव रहे, ये नहीं कि जो सिर्फ ड्यूटी पे है सिर्फ उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जब डिजास्टर सिचुएशन होती है तो हॉस्पिटल का एक एक स्टाफ इधर ऑफ ड्यूटी ऑन ड्यूटी हर कोई इन्वॉल्व होता है इसमें। दिस इज बेसिक कंपोनेंट फॉर द की स्ट्रक्चर कंपोनेंट एज पर डब्ल्यूएचओ एंड एनडीएमए अथॉरिटी ने डिजाइन किया हुआ है कि हमारे हॉस्पिटल बिल्डिंग कैसे पर्टिकुलरली सारे इलेक्ट्रिसिटी फायर अर्थक्वेक प्रूफ जैसे उसके एग्जिट एरियाज पे बात होती है, ये सब हमारे उसमें प्रॉपरली प्लम्बिंग सिचुएशन फॉल सीलिंग्स मेडिसिन केबल्स कैसे जानी चाहिए उसकी पूरी एनडीएमए की गाइडलाइंस है। आप उसको यूट्यूब या मैंने नीचे इसमें लिंक भी शेयर किया है, आप इस पे भी क्लिक करके बाद में आप इसको पढ़ सकते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स पे वर्क करना होगा, जस्ट लाइक हमें इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज लैब सर्विसेज और आईपीडी ओपीडी इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ये 5 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो डिजास्टर के समय 24/7 रन करेंगे अपार्ट फ्रॉम द डेली एक्टिविटीज। ये नेशनल बिल्डिंग कोड है 2016 का, जिसको एनडीएमए और एनबीसी ने मिलकर डिजाइन किया है। इसकी भी लिंक इसमें शेयर है, बाद में आप इसको अपने टीम के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके 4 कंपोनेंट हैं, डेट इज एडमिनिस्ट्रेशन, फायर एंड लाइफ सेफ्टी, स्ट्रक्चरल डिजाइन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड सेफ्टी। इन 4 चीजें पे ही हम आपकी बिल्डिंग आपकी पूरी तैयार होनी चाहिए। अगर आपके पास जैसे अर्थक्वेक सिचुएशन आ जाए तो उसमें हम यही देख क्या कि कम्युनिटी लेवल में आपको ये प्रिपेयर होनी चाहिए टीम की, पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो, कोडिंग सबको पता होनी चाहिए, कोड्स में सबको बात करना होना चाहिए, और इमीडिएट हमारी रिस्पांस टीम कितने जल्दी एक्टिवेट होगी इसकी मॉक ड्रिल्स आपको क्वार्टरली करानी होगी। हॉस्पिटल फैसिलिटी लेवल पे आपको देखना होगा कि आपकी सारी जितनी टीम है वो सेफ है कि नहीं है, अर्थक्वेक क्योंकि आपके हॉस्पिटल पे भी इफेक्ट कर सकता है, सेफ है कि नहीं, असेंबली एरिया आपके यहाँ बना है कि नहीं है, इसकी मॉक ड्रिल हुई है कि नहीं है, ये चीज पहले से प्रायर आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन, कई बार होता है कि अर्थक्वेक ऐसी सिचुएशन में आपके इंटरनेट वर्क नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन नहीं वर्क करता है, तो उसके लिए भी आपके इंटरनल हॉस्पिटल में या तो आपके यहाँ माइकिंग सिस्टम होने चाहिए, या आपको लगता है कि आपको कि कोई और जैसे पेजर है या कोई आप अदर मेथड है या चिल्ला के या जैसे भी आप उससे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। फ्लड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी बनारस में पता होना चाहिए बिकॉज फ्लड प्रोन एरिया है वाराणसी, तो आपके यहाँ सिंपल स्ट्रक्चरल बैरियर्स आपके जितने भी फ्लड प्रोन एरियाज में वहां पे सैंड बैग्स आपके मतलब सीमेंट बैग्स सैंड बैग्स, ये जहां से लगता है कि यहाँ से पानी आने की सिचुएशन है हमारे हॉस्पिटल में, वहां पे पहले ही आपके पास डंप होने चाहिए सैंड बैग्स, कि जब आपको लगे कि फ्लड प्रोन एरिया है अब हमें एक्टिवेट करना है तो वहां पहले ही सैंड बैग लगा के रखना होगा, और पहले से अपने सारे स्टॉक को सब चीज ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डेटास आपके सारे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट सब चीज पहले से ही उसको चेक करा लेना होगा वाया ब्रेकडाउन रजिस्टर और इंजीनियर के आपके मेंटेनेंस विजिट्स के थ्रू। नेक्स्ट टाइम।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम एंड हॉस्पिटल इमरजेंसी इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, ये सबको पता होना चाहिए, चाहे वो आरआरटी टीम में हो चाहे ना हो। इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम कैसे वर्क करेगी और हॉस्पिटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट कैसे वर्क करेगी उस समय। इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम आईआरएस, इसके ऑब्जेक्टिव्स यही रहते हैं कि उनको सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको पता होनी चाहिए। आईआरएस सबको बता के रखेगा पहले से, सबकी स्ट्रेटेजी पहले से सेट होनी चाहिए, जैसे कि पहले बताया सबके कार के जो उनके दायित्व होंगे सबको पता होने चाहिए किसका क्या रोल है, और पैनिक सिचुएशन स्टाफ के बीच में ना हो, इसीलिए स्ट्रेटेजी पहले से बना के रखनी होगी। यूनिटी ऑफ कमांड एंड चेन की पता होना चाहिए कि पहले नर्स ने देखा, फिर नर्स ने दूसरे जोन की नर्स है, मान लीजिए ग्रीन जोन से ब्लू जोन या येलो जोन में आ रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कि उसको क्या आगे कन्वे करना हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल वाइटल्स उसने बताया कि नहीं बताया, पेशेंट की सिचुएशन बताई है कि नहीं बताई है। ट्रांसफर ऑफ कमांड उसी का पार्ट है कि आपको ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसकी एश्योरेंस जरूर कर लीजिए कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली है कि नहीं मिली है। एंड ऑर्गेनाइजिंग फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर बेसिकली ये चीज होती है कि आपको पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आप पता चला आपको फ्लड आ रहा और आप अर्थक्वेक की किट निकाल के बाहर रख लें, आपको पता है कि फायर सिचुएशन है तो आप हॉस्पिटल इमरजेंसी टीम, आपको पहले इवैक्यूएशन टीम को एक्टिवेट करना है, फिर इमरजेंसी टीम को एक्टिवेट करना। तो ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम में जितने कमिटी मेंबर्स होंगे ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये प्रॉपरली मॉक ड्रिल करा के ट्रेनिंग दे उनको। स्पैन ऑफ कंट्रोल उसमें ये रहते हैं कि उसमें ब्रांचेस यूनिट हम खुद डिफाइन, जो आईआरएस की टीम होती है वही डिफाइन करती है कि जैसे ओटी की टीम एक्टिवेट हो जाए, हो सकता है कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको इमरजेंसी ओटी की जरूरत हो सकता है कि आपको आईपीडी की जरूरत हो, आपके पास 30 बेडेड हॉस्पिटल है या 100 बेडेड हॉस्पिटल है, आपके ऑलरेडी 80 बेड्स फुल हैं या 20 बेडेड फुल हैं, तो आपको उनमें से आईपीडी के जो पेशेंट जो आपको लगता है कि डिस्चार्ज हो सकते हैं, या आप उनको भेज सकते हो या शिफ्ट कर सकते हो, डे केयर में शिफ्ट कर सकते हो। तो ये चीज स्पैन ऑफ कंट्रोल ये देखता है, जो टीम देखता है बैकअप टीम देखती है। यूनिफाइड कमांड कि सबको एक जैसी ही ट्रेनिंग हो, सबको एक जैसे ही कोड पता हो, कि किसी को ऐसा ना हो कि वो फायर लगी है तो कोई कोड पिंक चिल्ला रहा हो, कोई कोड रेड चिल्ला रहा हो। तो सबको यूनिफाइड ही ट्रेनिंग, यूनिफाइड ही मॉक ड्रिल, यूनिफाइड कमांड पता होना चाहिए। कुछ टर्म्स हैं अंडर आईरिस जो आपके प्लान के समय यूज होंगे। इंसिडेंट, ये सबको पता है कि इंसिडेंट आप डिफाइन करोगे, उसके एक्शन प्लान इंसिडेंट टीम ने क्या बनाए हैं, इसकी ब्रीफिंग सही से होनी चाहिए। डी ब्रीफिंग की भी जरूरत होती है कई बार, कि आप मान लीजिए आपके पास 10 बॉडीज आ रही हैं, 10 बॉडीज पर फिर से 10 आ रही हैं, तो डी ब्रीफिंग फिर होगी, नहीं हमारे पास एम्बुलेंस की 2 वैन और आ रही हैं, तो डी ब्रीफिंग भी करना चाहिए। ये नहीं कि पहली बार बता दिया कि हाँ ठीक है ये मास कैजुअलिटी हुई है बस होगी सिचुएशन। आईरस हमेशा एक्टिवेट रहेगी जब तक आपका रिकवरी फेज पे नहीं आ जाता है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम का ये स्ट्रक्चर है, ये सबको पता होना चाहिए। इंसिडेंट कमांडर में ये लाइजनिंग ऑफिसर की एक पोस्ट डिजिग्नेशन होती है, एक इंफॉर्मेशन एंड मीडिया ऑफिसर होता है, सेफ्टी ऑफिसर, ऑपरेशनल सेक्शन, प्लानिंग सेक्शन एंड लॉजिस्टिक सेक्शन। मैं आगे इसको डिफाइन कर देती हूँ। इंसिडेंट कमांडर हमारा मेन हेड हो गया, या इमरजेंसी डिपार्टमेंट का हेड हो गया, या इमरजेंसी डिपार्टमेंट की जो नर्सिंग इंचार्ज होगी वो भी हो सकती है इंसिडेंट कमांडर, जो मेन एक्टिवेट करेगी ड्यूरिंग डिजास्टर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द इंसिडेंट ऑपरेशन। फिर सेकेंड इज इंफॉर्मेशन एंड मीडिया ऑफिसर, हमें एक ऐसा वहां पे बंदा या एक ऐसा स्टाफ या डॉक्टर हमें ऑथराइज करना होगा, वो आप चाहे गार्ड को भी ले सकते हो, कोई ऐसा जो आप वर्बल कमांड जिसका अच्छा हो, जो बोलने में हो, जो जैसे मीडिया वाले हो गए, अटेंडेंट्स हो गए, या हो सकता है आपके अगल बगल जो भीड़ लग जाती है उनको समझाने में कि ऐसी सिचुएशन नहीं है, आपको पैनिक नहीं करना है, हम मैनेज कर रहे हैं, अभी हमारे पास इतने पेशेंट हैं, क्योंकि मीडिया वाले हमेशा प्रेसाइज करते हैं आप कितना आया, आपने क्या मैनेज किया, वो डिस्टर्ब करते हैं आपके मैनेजमेंट साइकिल को। तो वो चीज आपको पता होना चाहिए कि ये कौन करेगा, इसलिए इसमें हमेशा ऐसे बंदे को लगाना होगा जो एक्टिव होगा। थर्ड इज सेफ्टी ऑफिसर। थर्ड इज सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर का काम रहता है कि अपने हॉस्पिटल टीम को, हॉस्पिटल बिल्डिंग को जो सिक्योर करे, तो इसमें मॉब कंडीशन को या ऐसा कोई रेडिएशन एक्सपोजर हो या केमिकल एक्सपोजर हॉस्पिटल के अंदर हो रहा हो या फायर हो, तो इसमें सबसे पहले गार्ड को लेना होता है। गार्ड हमारा इसमें सेफ्टी ऑफिसर फर्स्ट उस पोजीशन पे रहेगा, उसके बाद आप अपने अदर टीम्स को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो रिस्पॉन्स टीम में। द लास्ट इज लाइजनिंग ऑफिसर। लाइजनिंग ऑफिसर बाकी चीजों से, लाइजनिंग मतलब इंटर डिपार्टमेंटल लाइजनिंग की, उस लाइजनिंग ऑफिसर ही बताएगा अच्छा हमें अब ओटी रेडी करनी है,
हमें और ड्रग्स की जरूरत है तो फार्मेसी को कांटेक्ट करेगा। लाइजनिंग सारे डिपार्टमेंट में इंट्रा मतलब वो कम्युनिकेट करेगा, दैट इज लाइजनिंग ऑफिसर का काम होता है। ऑपरेशनल सेक्शन का रोल, ये इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं वर्कअप करता है, ये डिजास्टर सिचुएशन से पहले की रहता है, जो लीड करेगा इसको। इसमें सीएमओ भी हो सकते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे वो भी हो सकते हैं, जो डिजिग्नेट करेगा सबकी ड्यूटीज को और कहाँ कहाँ किस यूनिट में होगा, इसीलिए डिजास्टर प्लान हमारा पहले से बनेगा। इसका एक्सपेंशन भी कर सकता है, आप जरूरी नहीं है कि आपके ऑपरेशनल टीम में सिर्फ हॉस्पिटल इन्वॉल्व हो, इसमें आप अपने लोकल सभासद हो या इन्फ्लुएंसर्स हो या और आपके नियर बाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, डिस्पेंसरीज हो गए, आप उनको भी इन्वॉल्व करोगे, क्योंकि मास कैजुअलिटी में जरूरी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल ही सारी आपकी फुलफिल कर पाए उसमें मैनेजमेंट में। प्लानिंग सेक्शन में हमारा रहता है, प्लानिंग सेक्शन में हमें कलेक्शन जितना भी, प्लानिंग सेक्शन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सारा डेटा और इंफॉर्मेशन एक जगह उसको आपका कलेक्ट करना, प्रॉपर उसको देख मॉनिटरिंग करवाना और आपकी टीम वर्क कर रही है कि नहीं उसका काम है, सारे रिसोर्सेज देखना, सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं हमारे पास, जितने पेशेंट आ रहे हैं उनकी डिटेलिंग है कि नहीं, कि आइडेंटिफिकेशन है कि नहीं, कि जैसे पता ही नहीं है कि अच्छा वो बॉडी क्या है आपको। मैम आवाज कट गई है क्या? फागुनी मैम। लॉजिस्टिक फागुनी। सेक्शन ये, हाँ सर, ठीक सर ठीक कुछ आ कह गई रहे मैम, आवाज आ गई, आवाज आ गई। अब आपकी आवाज बीच में कट गई थी। हैं? ओके सर। लॉजिस्टिक सेक्शन का रोल ये इमरजेंसी में नहीं, इमरजेंसी से पहले हैंडल करता है। ये बेसिकली हमारा पहले से स्टॉक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आज फ्लड आया है तो हम आज ही तैयारी करके रख रहे हैं कि डिजास्टर के अलमीरा तैयार कर लें हम पहले से। अब एट 11th आवर काम नहीं करना है, इसमें पहले से वर्कअप करना होगा। लॉजिस्टिक सेक्शन में फाइनेंस डिपार्टमेंट, मेडिकल स्टोर एंड हमारा इंसिडेंट कमांडर, तीन का मेन रोल होता है कि हम पहले से, हम बल्क में अगर हम सिचुएशन को देख लें, अगर 30 बेडेड हॉस्पिटल है तो उसको अनदर 30 पेशेंट्स की तैयारी करनी होगी, अगर 100 बेडेड है तो अनदर 100 कैजुअलिटीज की तैयारी करके रखनी होगी। फाइनेंस ब्रांच का भी यही है कि लास्ट मोमेंट पे हम वेंडर को नहीं कॉल कर रहे हैं कि अच्छा मेरा बीपी मशीन खराब हो गया है और यहाँ ऐसी सिचुएशन हो गई है, बल्क में पेशेंट आ रहे हैं, हमें बीपी मशीन भिजवाओ, तो इसलिए ये चीजें पहले से तैयारी करनी होगी। ये हमारे यहाँ का डिजास्टर प्लान है चौका घाट का। हमारे यहाँ जैसे देख सकते हैं डिजास्टर की टीम बनी हुई है, ये है, और इसमें फायर टीम हमने डिजिग्नेट किया हुआ है, फर्स्ट एड टीम हमने अलग बनाया हुआ है, रेस्क्यू टीम बनाई हुई है, कम्युनिकेशन टीम बनाई है जो मैंने बताया, ये लाइजनिंग का भी काम करेंगे, इंफॉर्मेशन मीडिया का भी काम करेंगे। और फिर उसके बाद हमने कोडिंग की भी अलग अलग टीम बनाई है, कोड ब्लू पे कौन जो वर्क करेगा जस्ट फॉर द स्टेमी रूम और इमरजेंसी रूम, कोड रेड फायर टीम के साथ जो काम करेगा, और सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने उसी में डिफाइन की हुई है और ये मॉक ड्रिल्स और ट्रेनिंग में हमारे सब स्टाफ को बता रखा है। चाइल्ड मैम ये एक अब्डक्शन, बार दैट मैम एक बार ये लेटेस्ट ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, अगर मान लीजिए किसी श्योर के यहाँ श्योर, नहीं बना है तो वो लोगों को भी ठीक है, मतलब सहूलियत हो जाएगी। ठीक है सर। चाइल्ड अब्डक्शन की टीम कोड पिंग, जहां जहां लेबर रूम और आपकी पीडिया विंग एक्टिवेट है, जहां पे वर्कअप होता है, ये कोड पिंग आपकी टीम जरूर बनी होनी चाहिए, दैट वर्क्स अंडर फॉर द चाइल्ड अब्डक्शन। नेक्स्ट इज ट्राइज। ट्राइज की डेफिनेशन सबको पता है, ट्राइज इज अ शॉर्टिंग ऑफ पेशेंट फॉर द प्रायोरिटी बेसिस पे, हम फॉर द क्लिनिकल इक्विटी, क्लिनिकल एंड प्रायोरिटी बेसिस पे हम उसकी शॉर्टिंग करते हैं। जोनिंग तन्वी बॉस ने पहले भी बता रखा है सबको। गोल्स हमारे क्या रहते हैं ट्राइज के, पेशेंट कोई आया तो उसको सही जोन में हमने किया है कि नहीं, सही टाइम पे किया है कि नहीं, और ऐसा ना हो कि इसको तुरंत इमरजेंसी सिचुएशन है और हमने अभी उसको कोड ग्रीन में ही रखा है, और सही टाइम पे हमने इवेलुएट किया है कि नहीं, दैट इज गोल्डन 1 मिनट में हमने उसको ट्राइजिंग करी है कि नहीं करी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे जो इमरजेंसी टीम है उसको किन किन पॉइंट्स पे असेस करना रहता है अगर मास कैजुअलिटी में पेशेंट आता है। तो सबसे पहले उसके वाइटल साइंस उसको देखने होंगे, उसको किस किस चीज की मेडिकल नीड हो सकता है, उसका वुंड हो, ओपन वुंड हो क्या है तो उसको ड्रेसिंग की जरूरत है, तो पता चला ड्रेसिंग छोड़ के हम उसको ऑक्सीजन लगाने में ही पहले लगे हुए हैं, उसको पहले वुंड कंप्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका परफ्यूजन देख लेंगे। बाकी सर्वाइवल रेट उसका कितना है वो जरूर देखना है, पता चला वो पेशेंट हमें पता है वो ग्रे जोन में है, ब्लू जोन में है, अभी हमें पता है कि वो
उसके पास गोल्डन 1 मिनट के अंदर ही वो पेशेंट एक्सपायर कर सकता है। तो हम उसको असेस करने के बजाय जो पेशेंट रेड और येलो जोन में होंगे हम उन पे फोकस करेंगे। मेडिकल केयर एट साइट, हमारी हर हर जोन पे मेडिकल के एक टीम वहां पे रहेगी, डेजिग्नेट रहेगी ड्यूरिंग कैजुअलिटी। प्रायोरिटी सबको पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ जोनिंग होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन टैग, ये पहले भी बताया जा चुका है। आपके जितने जोनिंग कलर के उतने कलर के आपके आइडेंटिफिकेशन टैग होंगे और उन पे आपको टाई करना होगा, या आप रिबन रख सकते हो, रबर बैंड्स रख सकते हो, या आपके पास और भी कोई टैग्स अलग से आपने बनवाए हो तो उसको भी आप रख सकते हो। ट्राइजिंग का जैसे मैंने पहले बताया 60 सेकेंड्स और लेस, आपको विद इन अ मिनट, क्योंकि गोल्डन मिनट हम सारी इमरजेंसी में फॉलो करते हैं। और 3 चीज पे हमें फोकस करना रहता है, एबीसी दैट कम्स अंडर रेस्पिरेशन, परफ्यूजन और उसका मेंटल स्टेटस। ये स्लाइड भी है, ये सबको ऑलमोस्ट पता ही है। रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक, इसके बीच में जो ब्लू जोन हम बनाते हैं, ब्लू जोन में हम उन्हीं को लेते हैं जिनको हम अर्जेंट, रेड और ब्लू दोनों इमरजेंसी होती है। ब्लू जिनको कोडिंग की जरूरत होती है, दैट कम्स अंदर स्टेमी रूम। तो ब्लू जोन वाले जितने रहेंगे वो स्टेमी वाले रूम में आपके जाएंगे। इसीलिए सेमो सर ने हम लोग को बताया कि दोनों रूम अलग अलग रहेंगे, इमरजेंसी रूम अलग रहेगा, स्टेमी रूम अलग रहेगा। और रेड, फिर उसके बाद कोई कैजुअलिटी आ रही है, अगर हमें लग रहा है ब्लैक दैट इज एक्सपायर्ड और एक्सपेक्टेड टू एक्सपायर, वो ब्लैक जोन में रहेंगे। इसलिए ब्लैक जोन आपका अलग रहेगा। जिनको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है उनको आप वहां ये नहीं चिल्लाएंगे कि अच्छा ये एक्सपायर होने वाला, आप बस इतना ही उसको बताना है, कोड ब्लैक। और उसके बाद आती है ग्रीन, जो सिंपल वूंड के साथ आ रहे हैं, बस सिंपल कटे फूटे, वो जरूर आपको, इनफैक्ट ग्रीन जोन वाले जितने पेशेंट रहते हैं वो आपकी हेल्प भी कर देते हैं कि आप उनको सिंपल, आपने वूंड ड्रेसिंग कर दिया, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो कि हमें और आप मदद करो हमारी पेशेंट को ट्राइजिंग करने में। येलो जोन वाले रहते हैं जिनको आप वेट कराओगे, इनको अर्जेंट ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है, लेकिन आप उनको देख सकते हो कि आप आपके हॉस्पिटल में मैनेज कर सकते हो उनको कैटेगराइज करके। और रेड जिनको इमीडिएट के, जिनको आपको लगता है रेस्पिरेटरी रेट उनका कम हो रहा है, उनका सेचुरेशन इज बिलो 70 और 60, आप पूरा उनकी असेसमेंट करोगे ABCD। अगर उसमें लगता है कि उसमें उनका GCS स्कोर देखोगे, GCS स्कोर आपका अगर लेस देन 5 उसमें आ रहा है तो आप उनको रेड कैटेगरी में डालोगे। ये एक एग्जाम्पल दिया हो गया था हम लोग को ट्रेनिंग में फॉर द मैनेजमेंट, आपको हॉस्पिटल कैसे ट्राइजिंग में होना चाहिए। जरूरी नहीं सब जगह एक जैसा हो, सबकी हॉस्पिटल बिल्डिंग पे डिफर करता है। ट्राइजिंग कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि डॉक्टर को हम बुलाएंगे तभी डॉक्टर बताएगा कि ये पेशेंट किस जोन में जाएगा। इसीलिए बताया जा रहा है गार्ड से लेके डॉक्टर से लेके नर्स, वार्ड बॉय, सबकी ट्रेनिंग होगी फॉर द इमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी एंड स्टेमी रूम। अब 2 स्टेप ट्रायज होता है, डेट इज प्री ट्रायज। एक बार तो हमने देख लिया, अच्छा उस पेशेंट को हमने बता दिया कि वो येलो जोन में है, हो सकता है आप येलो जोन में कर आए, आप वापस गए तो देखा कि अच्छा वो तो और क्रिटिकल कंडीशन में हो गया, तो आपने रिवर्स ट्राइजिंग करी उसको। आप रेड जोन से ट्रीट करके फिर एक जो वहां पे येलो जोन में खड़ा होगा आपका स्टाफ या डॉक्टर या नर्स जो भी होगा, वो फिर से उसको विद इन 2 मिनट्स फिर से रिवर्स ट्राइजिंग करेगा, फिर से उसको एसेस करेगा कि अब इसको किस जोन में डालना है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है येलो जोन का पेशेंट भी ब्लैक जोन में जा सकता है, ग्रीन का भी रेड में जा सकता है, इसलिए विद इन 2 मिनट्स आपको रिवर्स ट्राइजिंग करनी होगी। इसलिए हर जोन में एक स्टाफ आपका वहां पे डेजिग्नेट रहेगा जो रिवर्स ट्राइजिंग का काम करेगा। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, आई शेयर द स्लाइड, आप लोग अपनी टीम के साथ इसको एक्सरसाइज कर सकते हो। ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जनरल इक्विपमेंट्स, जरूर ये सब जगह नहीं होगा, ये बेसिक इक्विपमेंट्स, ये जो डिजास्टर टीम के साथ आपको बना वहां आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए फॉर द मॉनिटरिंग थेरेपेटिक इक्विपमेंट्स और एम्प्लॉय सेफ्टी के लिए। तो ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं इस पर डिटेलिंग नहीं जा रही हूँ। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, फॉर्मेट्स हैं फॉर द प्लानिंग। जैसे कि पहले बताया था, प्री डिजास्टर फेज डेट इज मिटिगेशन का काम करना, हॉस्पिटल बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करना, और आपका जो प्लानिंग यूनिट होगा ऑपरेशनल यूनिट का काम करना, ये हमारी प्री डिजास्टर फेज में प्लान करेगी। अब ये फॉर्मेट है, कट गया इसमें, सारे आपके जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी स्टाफ हैं उस डिपार्टमेंट के, उनका पूरा डिटेल होना चाहिए कि वो कहाँ किस रूम में अवेलेबल रहते हैं, उनका मोबाइल नंबर, और उनका घर कहाँ है, हॉस्पिटल से कितनी दूरी पे है।
क्योंकि हम ऑफ ड्यूटी को भी हम बुलाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आपका सर्जन मान लीजिए मॉर्निंग ड्यूटी करके गया है या 12 आवर्स ड्यूटी करके गया है, तो उसको बाद में इमरजेंसी से तो आपको पता होना चाहिए कि उसको हॉस्पिटल से घर कितनी दूर है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको बुलाओगे। अगर नियर बाई जो होंगे आप उनको पहले बुलाओगे, फिर बाद वालों को आप ग्रीन जोन देखने के लिए बुलाओगे, जो नियर बाई उनको रेड जोन देखने के लिए कॉल कर सकते हो। तो ये आपका प्लान डिजास्टर प्लान में ही आएगा। लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर एंड डिस्टेंस फ्रॉम रेसिडेंस टू हॉस्पिटल। ये कुछ फंक्शंस पे वर्क करता है हॉस्पिटल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। उनके पास प्लान होना चाहिए और वल्नरेबिलिटी, उनको रिस्क असेसमेंट पता होना चाहिए, वो मॉक ड्रिल से आएगा। उनको आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए उनके एरिया में कौन सी डिजास्टर आती है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिस्पांस टीम तैयार करी है कि नहीं और रिस्पांस टीम एक्टिव है कि नहीं है। नेटवर्किंग आपकी अदर हॉस्पिटल से, मीडिया से, अदर आपके अथॉरिटी डिपार्टमेंट से नेटवर्किंग आपने करी है कि नहीं, डेट इज लिंकेज पे जो बात होती है, आपके पास लिंकेजेस हैं कि नहीं है। जॉब कार्ड सबको पता होना चाहिए कि ऐसे ना हो कि आपस में स्टाफ में पैनिक सिचुएशन हो रहा हो। वहां पे सबको जॉब कार्ड उसे पता होना चाहिए कि ये स्टाफ मेरी येलो जोन के लिए डेजिग्नेटेड है, ये स्टाफ और टीम मेरी रेड जोन के लिए डेजिग्नेटेड हो। मिक्सअप नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कैजुअलिटीज। आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ वेरियस एरियाज, ये इसमें पता ही है सबको। हम हॉस्पिटल के एंट्रेंस से ही स्टार्ट कर देते हैं, रिसेप्शन एरिया, ट्राइज एरिया। इसीलिए हमारा इमरजेंसी ट्राइज एरिया हमारे हॉस्पिटल एंट्रेंस पे ही होगा, हॉस्पिटल के अंदर नहीं होगा। एक्सेस उसका क्लियर होना चाहिए। आपके जो बात होती है डेली डिपार्टमेंटल साइनेज पे हमारा पूरा मेंशन होना चाहिए, सिटीजन चार्टर प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए वहाँ पे। पेशेंट ऑब्जर्वेशन एरिया हमारा होना चाहिए, डेट इज ग्रीन जोन, आपका बाहरी होगा। माइनर ट्रीटमेंट एरिया वो भी ग्रीन जोन में आ जाएगा। ओटी आपकी हमेशा एक्टिवेट हो रहेगी। आईसीयू जहां होगा, जहां नहीं है वहां पे आपका लिंकेज वर्क करेगा। वार्ड आपके ऑर्गेनाइज रहने चाहिए। उस समय आपके इसमें जो नॉन इमरजेंसी केसेस है आप उनको डिस्चार्ज करके आपको बेड्स फ्री करने होंगे। और एक ब्लैक जोन डिजिग्नेट करना होगा, जहां मॉर्चरी है मॉर्चरी में ट्रांसफर होंगे, नहीं तो ब्लैक जोन में रहेंगी बॉडीज। और डीकंटेमिनेशन एरिया आपके जो पार्किंग स्पेस है वहां पे जो आप जो यूज करोगे बाय वेस्ट एरिया, वहां पे आप डंप करोगे। जॉब कार्ड्स में मैंने आपको बता ही दिया है, कुछ एग्जाम्पल है। जैसे हर डिपार्टमेंट का रहेगा, चीफ ऑफ मेंटेनेंस, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, मेडिसिन, सबके आपके अपने अपने जॉब कार्ड्स है कि उस समय मतलब इन लिनन का भी जो मैनेज कर रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि मुझे अर्जेंट में अच्छा चादरें निकाल के देनी है, मुझे अर्जेंट में कंबल निकाल के देने हैं पेशेंट जो आ रहे हैं, जो जिसको आईवी फ्लूइड्स जिसके पास ज्यादा होंगे, स्टॉक होंगे, जितने भी स्टोर इंचार्जेस हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे कि मुझे आईवी फ्लूइड सब इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने पहुंचाना है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फॉर्मेट है जॉब कार्ड्स के। सिमिलर ही है, लॉजिस्टिक्स है। इसमें एक्टिवेशन प्लान है, फ्लो प्लान दिया गया हुआ है। इसमें जो ट्रॉमा नोडल ऑफिसर होगा ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट का होगा, इमरजेंसी डिपार्टमेंट से ही एक्टिवेट कर देगा। वो इंफॉर्मेशन ले लेगा उसको, जैसे या तो डीएम डीएम सर के थ्रू या कमिश्नर के थ्रू या सीएमओ सर के थ्रू टेलीफोनिक या किसी भी तरह से उनको इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर एक्टिवेट हो जाता है हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट। फिर वो वेरीफाई करता है जरूर, क्योंकि आपके पास फॉल्स कॉल भी आ सकती हैं। आप उसको वेरीफाई जरूर करोगे रिकॉल करके या अदर सोर्स से। अगर आपको डीएम से मिलती है तो आप सीएमओ सर से, या सीएमओ सर से मिलती है तो अदर डिपार्टमेंट से आप कंफर्मेशन लोगे उसको नोडल से कि वहाँ ऐसी एक्टिविटी हुई है कि नहीं हुई है, और आपको कितने एक्सपेक्टेशन है कि कितने लोग हमारे यहाँ आएंगे हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद इंसिडेंट कमांडर जो हमारे प्लान का सबसे मेन सोर्स होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो सबको कॉल करेगा टीम को और अपने जोन वाइज सबको डिजिग्नेट कर देगा। वहां पे डिजास्टर प्लान हमारा जो भी टाइप का डिजास्टर होगा उसको एक्टिवेट करके सारे एक्टिवेट हो जाएंगे डिपार्टमेंट। दैट इज सेम मैंने पहले बताया था, इसमें मेंशन है कौन कौन रहेगा किस किस डिपार्टमेंट में। फ्लो प्लान है कुछ, आपको बाद में इसको पढ़ सकते हो। डीएक्टिवेट तब करेंगे जब आपके पास इनफ्लक्स ऑफ शुड कम्युनिकेट अबाउट द इंफॉर्मेशन, आपने ब्रीफिंग कर दोगे कि हमने इतने पेशेंट कर लिए हैं, अब हमारे पास सिचुएशन नहीं है कि अब इसके ज्यादा पेशेंट ले पाएंगे, तब आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। या अब आपके पास कैजुअलिटी आना बंद हो गई तब आप डीएक्टिवेट करोगे। वो भी आप एश्योरेंस लोगे हायर अथॉरिटी से, तभी आप डीएक्टिवेट करोगे उसको। ये डब्ल्यूएचओ के थ्रू ये फ्रेमवर्क डिजाइंड है।
इस पे सिचुएशन है, इस पे बात आप अपनी टीम के साथ बैठ के डिजिग्नेट कर सकते हो। बहुत अच्छा डब्ल्यूएचओ ने फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि एम्बुलेंस आएगी तो उसके बाद किसको किस किस एरिया में वर्कअप करना है, जैसे कि हमने पहले भी बात करी है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट प्लानिंग की जो रहती है वो डिजास्टर प्लान पे एक्टिवेट करती है। उसमें कम्युनिकेशन डेस्क, पूछताछ केंद्र कह लीजिए, या अपना आपका जो भी रहेगा इमरजेंसी हेल्प डेस्क बना लीजिए। जैसे हम हीट स्ट्रोक में फीवर हेल्प डेस्क जैसे फॉर एग्जांपल हम क्रिएट करते हैं, वो प्लानिंग का ही पार्ट है। आपका रेडी होना चाहिए, ट्रायज आपके यहाँ एक्टिवेट होना चाहिए, किस पेशेंट को कहाँ है ये भी पहले भी हमने। आपके रेड एरिया में कौन से आएंगे, क्रिटिकल आएंगे, येलो में आपके इंजरीज वाले आएंगे बट स्टेबल हैं, उनका जीसीएस इज ओके, उनके वाइटल्स आर ओके, बट दे हैव सिग्निफिकेंट इंजरीज जिनको हम रेड में बाद में ले आके हम ड्रेसिंग या कर सकते हैं, या उनको बाद में जरूरत है। ग्रीन में जो आराम से चल फिर लेंगे बट उनकी सिंपल सिंपल या ब्लंट इंजरीज होंगी। ब्लैक में डेट आर ऑलरेडी बिन एक्सपायर्ड और अबाउट टू एक्सपायर्ड। और माइनर ट्रीटमेंट एरिया सूजन ड्रेसिंग में वो आपका इसीलिए वूंड ड्रेसिंग एरिया अलग बनाया जा रहा है, आप उसमें उनको ले लोगे। होल्डिंग एरिया होना चाहिए फॉर द रिलेटिव्स अटेंडेंट्स। ऐसा ना हो आप आपके रेड जोन में पेशेंट तो है, ये टीम भी है और वहीं आपके आपके अटेंडेंट भी आपके आए हुए हैं, इसलिए आपकी जो होल्डिंग एरिया हमेशा अलग होना चाहिए जिसको गार्ड मैनेज करेंगे। मीडिया एरिया जो आपका मीडिया इंफॉर्मेशन एंड मीडिया ऑफिसर होगा, जो लाइजनिंग ऑफिसर होगा, ये दोनों उनके साथ वर्कअप करेंगे। कम्युनिकेशन डेस्क किसी भी थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, मोबाइल फोन, लैंडलाइन, व्हाट्सएप, आपका जो ग्रुप है वो किसी ईमेल के थ्रू जैसे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, पुलिस से या एडमिनिस्ट्रेशन से। ट्राइज एरिया है, ये चौका घाट का ट्राइज एरिया है, अभी हमें भी वर्कअप करना है आफ्टर ट्रेनिंग। ये ब्लैक जोन एरिया हमारा है, और दिस इज ब्लू जोन एरिया। ग्रीन जोन एरिया जो हमारा ब्लू जोन हमारा स्टार्टिंग हॉस्पिटल के एंट्रेंस से पहले का एरिया है। ग्रीन जोन हॉस्पिटल एंट्री पे जहाँ पे हमारा पूछताछ केंद्र बना हुआ है। येलो एरिया है हमारा ओपीडी में एंट्री करते हुए, यहीं से ट्राइजिंग होगी। ऑरेंज जोन हमारा रहता है, ऑरेंज जोन जिनको आपको लगता है कि आपके बेड्स इमरजेंसी के फुल हैं लेकिन हम उनको तुरंत ले सकते हैं, तो आपको येलो और रेड के बीच के पेशेंट होते हैं, दैट इज रेड जोन हमारे यहाँ का है। अंदर हमारा 2 बेडेड इमरजेंसी। पेशेंट फ्लो हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रेड एरिया, येलो एरिया, ग्रीन एरिया, जैसे पता ही है सबको। रेड एरिया में कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, येलो में स्टेबल विद द मेजर इंजरी, ग्रीन में जो आराम से चल फिर सकते हैं विद द माइनर इंजरीज। कैपेसिटी सबको पता होनी चाहिए, ये नहीं है कि 30 बेडेड है तो आपने 100 कैजुअलिटीज अपने हॉस्पिटल में ले ली है। 30 है तो आप 30 टू 60 50 तक ले सकते हो। 60 आपको पता होना चाहिए। ओनली 25% एक्स्ट्रा कैपेसिटी में आप एडमिट कर सकते हो, बाकी आपको सर्च करके उनको ट्रांसफर करना होगा। इसीलिए हाईलाइटेड है, एमसीआई ने बोला रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेशेंट। आप इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि आप अननेसेसरी आपके पेशेंट लोड आप खुद मैनेज नहीं कर पा रहे हो और आपने बोला कि नहीं नहीं आप इसको यहीं कर दो, हम देख लेंगे पेशेंट को। अगर लगता है कि वो क्रिटिकल पेशेंट है तो आप रेफर भी कर सकते हो। पहले भी है, रिपीटिशन है इस पे। सारे डिपार्टमेंट जैसे पहले बताया कि सब एक्टिवेट हो जाएंगे, रेडियोलॉजी लैब, ब्लड बैंक, ओटी, आईपीडीज, इमरजेंसी, सब एक्टिवेट हो जाएंगे। वॉलंटियर्स भी इसमें मार्केटेड। वॉलंटियर्स आपके जैसे सभासद हो गए, कुछ एक्टिव रहते हैं आपके हॉस्पिटल के आसपास जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, आपके कोई भी कैंप्स में लगता है कि हेल्प करेंगे, आप उनको भी कॉल कर सकते हो। ओवरक्राउडिंग ना हो इसके लिए आपके पुलिस अथॉरिटी से लिंकेज होना चाहिए। लाइजनिंग ऑफिसर का काम है कि प्रॉपर उसको मैनेज करे विद द सिक्योरिटी टीम। लॉजिस्टिक्स का काम रहता है कि पहले से वो ब्लड बैंक से कांटेक्ट करके रखे, और सारे आपके जितने भी पहले भी डिजास्टर अलमेरा, डिजास्टर आपकी रैक सबके रेडी रखें। एक ये है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पीटीएसडी वर्ड सबने सुना है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये इसके लिए सबको पता होना चाहिए कि कैसे मॉनिटरिंग करनी है। तो ये इमरजेंसी में नहीं करना है, आपने जब पेशेंट को मैनेज कर लिया, ये उसकी बाद की सिचुएशन है। इसमें अपने काउंसलर या जहाँ पे साइको है, जहाँ पे होती है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट, आप उनको वहाँ पे हेल्प ले सकते हो। ये एक बेसिक फॉर्मेट हम लोग को शेयर किया गया था ईडी ट्रायज फॉर्म के लिए, इसको हम लोग को भी अभी एक्टिवेट करना है चौका घाट में, अभी हमने भी नहीं किया है। ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है, आप इसको बस टिक करना है, आपको लिखना नहीं पड़ेगा कि आप उनके आप ओपीडी में या इंडोर में इमरजेंसी पर्चे भी लिख रहे हो कि कितना है क्या है, आप बस को टिक करना होगा तो आप बहुत इजिली ट्राइजिंग कर पाओगे।
दीज टू फॉर्मेट्स आर वेरी गुड। आप इस पे वर्क इसको अपने आप बनवा लीजिए, जिससे आपको सिर्फ टिक करना रहेगा और नीचे लिखना होगा कि अच्छा इसका क्या इंजरी है, क्या मैनेज करना है। इंजरी पैटर्न एंड द मैनेजमेंट, ब्लास्ट एंड बर्न इंजरीज में आप किस तरह की बॉम्बिंग सिचुएशन हो सकती है, ब्लंट ट्रॉमा हो सकता है, सडन चेंज, तो उसमें भी ट्राइजिंग आपको पता होनी चाहिए कैसे करनी है। थर्मल इंजरीज, केमिकल इंजरीज, इलेक्ट्रिसिटी इंजरीज, करंट लग के भी आपके ब्लास्ट सिचुएशन हो सकता है, पैनल हो या ट्रांसफार्मर वाली सिचुएशन रहती है, कई जगह सुनते हैं ट्रांसफार्मर फटा तो इतने लोग इंजरी हो गई। तो बर्न इंजरीज कैसे मैनेज होंगी, सब अलग अलग टॉपिक है, वो आपको अपनी टीम के साथ बैठ के उसकी ट्रेनिंग करनी होगी। हीट स्ट्रोक पे हर साल हम लोग बनारस में वर्क करते हैं। हीट स्ट्रोक की सबके पास एसओपी होनी चाहिए। सारे टीम हमारी सब हर साल ट्रेनिंग दी जाती है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी होती है हीट स्ट्रोक पे। उसकी रैपिड रिस्पॉन्स टीम हमेशा अलग होगी। हीट स्ट्रोक, कोल्ड स्ट्रोक, इन सब सिचुएशन के लिए आपके पास बेड्स, आईवी फ्लूइड्स, ओआरएस, मेडिसिन रिलेटेड टू हीट स्ट्रोक सब हमेशा बैकअप में। इसके लिए आपकी प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक टीम को 24/7 एक्टिवेट रहना होगा। हॉस्पिटल इवैक्यूएशन प्लान, उसके अंदर 3 कंडीशंस होती हैं। प्लानिंग होनी चाहिए, प्लान एक्टिवेट कौन करेगा और उसकी कमेटी में कौन कौन रहेगा। सबसे पहले शेल्टर इन प्लेस, जैसे कि हर जगह चाहे मॉल्स जाते हैं हम लोग या कोई ऐसी प्लेस जाते हैं, देखते हैं हर जगह लिखा रहता है। होटल्स जाएंगे तो असेंबली पॉइंट, असेंबली पॉइंट हॉस्पिटल्स में भी होने चाहिए कि आप इवैक्यूएट करोगे तो कहाँ आप एक जगह उनको इकट्ठा करोगे, तो आप उनको बस गाइड कर पाओगे कि आपको बस असेंबली पॉइंट भेजना है। इवैक्यूएशन, रिमूवल ऑफ द पेशेंट, अब इसमें एक बहुत बड़ी चीज है कि आप इवैक्यूएट किसको करोगे। अब इसमें भी आपको सोचना होगा कि आपके पास हर एज ग्रुप के पेशेंट होंगे, तो आप किसको पहले इवैक्यूएट करोगे। तो ये WHO के कुछ गाइडलाइंस है, मैंने नीचे लिंक भी शेयर किया है। उसमें यह है कि पहले यंग पेशेंट्स को करना रहता है, फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स, यंग पेशेंट, प्रेग्नेंट फीमेल्स, फिर पीडियाट्रिक, देन एल्डरली। असेंबली पॉइंट बताई दिया, रिफ्यूज एरिया, तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमरजेंसी मूव करना, फिर इवैक्यूएट एज क्विकली एज सेफली एज पॉसिबल। फिर जिसमें अगर कोई इमीडिएट मतलब डेंजर नहीं है, अभी सिर्फ थ्रेट मिला है या हमें पता है कि अच्छा फ्लड की सिचुएशन है, बट अभी हमारे एरिया में फ्लड आने में हो सकता है 24 घंटे और 48 घंटे है, तो ग्रेजुअल, लेकिन हम एक्टिवेट पहले से कर देंगे उसको। ऐसा नहीं है कि 48 आवर्स का टाइम लेके हम लोग एक्टिवेट कर देंगे। कुछ सिचुएशन ऐसे रहती हैं जिसमें हमें सिर्फ प्रिपेयर रहना पड़ता है, जैसे अभी हम लोग के पास लेटर आया कि हमें होली आने वाली है, तो होली की सिचुएशन में हमें अपनी इमरजेंसी टीम को रेडी रखना है। तो हमें नहीं पता है कि क्या सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन बट हमें प्रिपेयर रहना है, तो ये इसके लिए भी एक एक मिनट मैम, इवैक्यूएशन टीम पे प्लान होगा। मैम मैम हाँ सर। इसमें मैं सबको याद दिला दूं कि हर सीएससी से और पीएससी से जहां 24 आवर वो होता है, क्या कहते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी होती है, वहां से सभी लोग अपना एक जो छुट्टियों के दिन में इमरजेंसी ड्यूटी रोस्टर होगा वो एक लिखित में अवेलेबल करा देंगे। सर का लेटर भी गया हुआ है। श्योर। चलो कंटिन्यू। जी मैम, जी मैम, जी मैम। कुछ उसी के पार्ट है कि कौन कौन सी जोन वाइज आपको पता है कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट एक्टिवेट हो जाएंगे। आपकी प्रिपरेशन, इवैक्यूएशन टीम, फिर एक ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ओटी तक ले जाना, इंडोर तक ले जाना या रेड जोन तक ले जाना, स्ट्रेचर कौन मूव करेगा, उसके लिए भी डेजिग्नेट होगा कि वार्ड बॉय, या आप किसी को भी लगा सकते हो उसमें। डिस्चार्ज साइट, असेंबली पॉइंट तक कौन ले जाएगा, गार्ड की टीम है कि आपकी वार्ड बॉय की टीम है, उसको भी, उसके लिए वो सब चीजें आपके स्टाफ और डॉक्टर्स के जॉब कार्ड्स में पहले से ही लिखा होना चाहिए। हॉस्पिटल साइट प्लान, डेजिग्नेटेड सेफ एरिया सबके साइट प्लान में होना चाहिए। एक आपका ओपन एरिया होगा जो डेजिग्नेट सेफ एरिया, आपको आप उसको वहां मेंशन करेंगे। या तो आप ओपन वेटिंग एरिया ले सकते हो, या आपके पास इतना स्पेस हो तो आप अपना पार्किंग एरिया भी ले सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फायर सेफ्टी। टाइप्स ऑफ फायर, फायर सेफ्टी, उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या स्ट्रेटजीज बनानी है, कितने फायर टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, क्या प्लानिंग होती है और किस लेवल की सेफ्टी होनी चाहिए। 5 क्लासेस हैं, ABCD K। तो हमारे यहाँ ABC वाले ही होते हैं। D जिसमें मेटल इन्वॉल्व रहता है या इंडस्ट्रियल वाला रहता है। K डेट इज कुकिंग ऑयल वाला जिसमें इन्वॉल्व रहता है, तो जिसमें किचन या हाउसेस में जो फायर एक्सटिंग्विशर लगते हैं वो K वाले लगते हैं।
फायर सेफ्टी मेजर्स का भाई, फायर आपका प्लान होना चाहिए। ऑडिट की टीम आती है, फायर ऑडिट को आपको गैप बना के देती है, आपका प्लान पूछती है आपके पास क्या क्या प्रोविजन है, आपने अलार्म्स लगाए कि नहीं, कितने एक्सटिंग्विशर्स लगाए हैं, कितने आपने स्प्रिंकलर्स लगाए हैं, स्मोक डिटेक्टर्स लगाए हैं, आपने कितनी बार मॉक ड्रिल कराई है, क्या आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कितने टीम के मेंबर्स हैं, वो सब आपके सेफ्टी मेजर्स में आएगा। ये पहले भी बता चुके हैं, न्यू बिल्डिंग कोड के उसके तहत आपकी बिल्डिंग रेडी है कि नहीं है, उसके गैप बना के भी अब अपना, चाहे तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से या सिविल डिपार्टमेंट से, आप उसको हमेशा आप एक बार उसको भी ऑडिटिंग करवा लीजिए। एग्जिस्टिंग आपके पास हो सकता है, आपके वही ग्राउंड फ्लोर एक आप डिजिग्नेट करेंगे जो आपकी कहाँ कहाँ लगेगा। डायग्नोस्टिक यूनिट में लैब के पास आपके होने चाहिए, जहाँ पे पैनल के पास होने चाहिए, फ्लेमेबल एरिया आपका वही रहता है। और आपके जो डोर्स होने चाहिए, फायर डोर, मतलब मेटल वाले नहीं, जैसे वुडन इज सेफ, एल्युमिनियम वाला डोर इज सेफ, ग्लास डोर इज सेफ, तो वो लगने चाहिए जो इजिली ब्रेकेबल हो, वो डोर्स आपके लगे होने चाहिए। फायर सेफ्टी रूल्स हैं, दैट इज नेशन बाई एनबीसी कोड 116 के अंडर अंडर है, फायर सेफ्टी रूल्स हैं, वो आप अपने गाइडलाइन में पढ़ लेना। दिस इज फायर एग्जाम्पल दिया है दिल्ली का, दिस इज नॉट ऑफ चौकाघाट, अभी हमारा पेंडिंग है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है, इस तरह से कुछ है, इंस्पेक्शन करते हैं वो लोग, गैप सबके यहाँ मिल गया है, एक्शन प्लान उन्होंने ऑडिट, इंटरनल ऑडिट करके दिया है आप लोग को, उस पर आपको वर्कअप करके पूरा रेडी करके फिर उसको आप अपने यहाँ सर्टिफिकेशन रखना होगा। ये कुछ स्ट्रैटेजी फायर प्रिवेंशन, सबके यहाँ कोड रेड के प्रोटोकॉल लगे होने चाहिए, और ऐसी ऐसी जगह लगे होने चाहिए जहाँ पे इजिली एक्सेसिबल हो, रीडेबल हो, 6 फीट के हाइट के नीचे सारे प्रोटोकॉल्स लगे होने चाहिए। ये हमारे यहाँ का कुछ है स्प्रिंकलर्स, और कुछ फायर अलार्म से चौका घाट का मैंने इसमें शो कर रखा है, लगा हुआ है। फायर अलार्म से कुछ है हमारे मैनुअली, हमारे यहाँ लगे हुए हैं, ये हमारे यहाँ की फोटो डिस्प्ले है, हीट डिटेक्टर्स, स्मोक डिटेक्टर्स सब लगे हुए हैं। इन सब की मॉक ड्रिल्स, क्वार्टरली मॉक ड्रिल्स, आप सीएफओ को आप लेटर लिख के उनके डिपार्टमेंट के थ्रू आप मॉक ड्रिल्स आप कराएंगे, और प्रॉपरली मॉक ड्रिल होने चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि ऑन पेपर हो, क्योंकि जब सिचुएशन आती है इमरजेंसी, तब उस समय सिर्फ पैनिक होते हैं, आपको नहीं पता रहता, आपका सिक्स सेंस काम नहीं करता है कि उस समय किसको क्या रोल रहेगा, इसीलिए उस समय जॉब कार्ड आपका काम करता है। कि फायर अलार्म, एट द साउंड ऑफ फायर अलार्म, कैसे आपको, कौन फायर अलार्म प्रेस करेगा, कौन इवैक्यूएट करेगा, कौन कम्युनिकेट करेगा, ये आपकी फायर सेफ्टी की जो टीम होगी ये डिसाइड करेगी। कौन सिक्योर करेगा पेशेंट को, आपके कुछ रिकॉर्ड्स जो जरूरी रिकॉर्ड्स होते हैं, कौन उसको सेव करेगा, ये सब चीज सबके जॉब कार्ड्स अलग अलग रहेंगे। ये सबके यहाँ लगा होना चाहिए लिंकेज फॉर द फायर सर्विसेज, कि आप किसको कॉल करेंगे इमरजेंसी, सबके जैसे हर स्टेट का अपना अपना होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना रहता है। ये गाइडलाइन है फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये सबके पास होनी चाहिए फॉर द एनकॉस। दिस इज कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर जो सारे हॉस्पिटल्स में हमारे यहाँ बनारस में अवेलेबल है, कुछ जगह हमारे यहाँ ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कॉमन एबीसी टाइप, सबके यहाँ है, मल्टीपर्पज है। एक चीज मैंने यहाँ डिस्प्ले करी होगी, आपने देखा होगा, आइडेंटिफिकेशन टैग, ये सारे फायर एक्सटिंग्विशर में लगा होना चाहिए, ये हमारे यहाँ भी लगा हुआ है। किस टाइप का है, क्या कैपेसिटी है, उस पर लिखा हुआ है, कब आपने रिफिलिंग कराई है, और कब उसने, जो भी फायर वाला उनकी टीम का इंजीनियर कहते हैं या जो भी इंस्पेक्ट करने आता है, उसने कब कब उसको इंस्पेक्ट किया है कि नहीं। और ये मंथली आपको उसका, जितने भी आपके सिलेंडर्स हैं उनका वेट कराना होगा, आपके जो लॉग बुक होगी फायर लॉग बुक, उसमें मेंशन होना चाहिए कि उसका वेट कितना है, अगर वेट उसका 50% हो जाता है, दैट मीन्स उसको रिफिलिंग, रिफिलिंग नहीं कहेंगे उसको, अब मतलब अपडेट करने की उसको जरूरत है उसके उस सिलेंडर को। तो इसीलिए ये नहीं कि एक बार लग गया तो चलो अब अगले साल हमें उसको रिफिलिंग कराना है, देख, इसलिए आपको लॉगबुक बनानी है, एवरी मंथ आप कोई डेट फिक्स कर लो, या जब भी आप अपने अकॉर्डिंगली उसमें लॉगबुक में मेंशन करना होगा, सारे सिलेंडर्स का वेट मेंशन करना होगा, और चेक कब हुआ, किसके द्वारा चेक किया गया, मेंशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाला बेसिकली सारे अभी हमारे यहाँ दीनदयाल और कबीर चौरा सब जगह लगा हुआ है। इसका भी सेम लॉगबुक, सेम उसका टैग बनता है। दिस इज वेट केमिकल के लिए होता है, ये हमारे यहाँ नहीं होता है, बेसिक इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा रहता है या मॉल्स में रहता है।
वाटर मिस्ट वाला भी आपका ये इंडस्ट्रियल या जहाँ पे फॉग लाइक ये मास जहाँ पे काम हो रहा होता है लिक्विड इंडस्ट्रियल एरिया का पार्ट है। और ये आप किचन में भी यूज करते हैं क्योंकि ऑयल जहाँ पे इन्वॉल्व होगा वहां पे यूज होता है। तो ये आप हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्री दो जगह लगता है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। आई विल नॉट गो डिटेल इन दिस। ये सब क्या पता है, रेस एंड पास ट्रेनिंग इसकी हो जानी चाहिए फॉर द ए टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। और ये मॉक ड्रिल आपकी जो क्वार्टरली मॉक ड्रिल होगी टू ए टू जी पूरी मॉक ड्रिल होनी चाहिए। फॉर द रेस एंड पास की भी होनी चाहिए। इसमें मैंने लिखा फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी चेक्ड एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स। फायर ड्रिल्स आपकी उसी का पार्ट हो गया। इवैक्यूएशन आपके यहाँ लगा होना चाहिए, इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए। इवैक्यूएशन प्लान में आपके ये सिंबल्स वाला ये आपके यहाँ मेंशन होना चाहिए। आपके फायर एग्जिट डेजिग्नेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आपका पूरा हॉस्पिटल एक ही गेट से निकल रहा हो। आपके जितने भी डोर्स होंगे वो डिफाइन होने चाहिए कि आपके आईपीडी के पेशेंट इस एग्जिट से निकलेंगे, ओपीडी के पेशेंट इस एग्जिट से निकलेंगे, या ओटी के या स्टाफ इस एग्जिट से निकलेंगे। वो डेजिग्नेट होना चाहिए जिससे वहां पैनिक ना हो और स्टैम्पीड सिचुएशन ना बने आपके हॉस्पिटल में। नॉट गो इन डिटेल। थैंक यू, फिनिश। ठीक है डॉक्टर फाल्गुनी ने ये अभिमन्यु आप भी कुछ तैयार किए हैं?